आप सभी का स्वागत है आज के हमारे एनसीईआरटी सीरीज़ लेक्चर 2 में। आज हम साइंस करेंगे लेक्चर 1। आप जिसने जो भी फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट किया है, मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लेक्चर 1 पहले जाके देखें, ठीक है, क्योंकि मैंने उसमें कुछ PYQs भी करवाए हैं और बाकी काफ़ी अच्छे से कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है, ठीक है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो लेक्चर 1 का ही कंटिन्यूएशन ही है, ठीक है। और मैंने, अगर आप एक मिनट पहले, मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मैंने कुछ PYQs भी लगाए हैं। देखिए, जैसे UPPCS, झारखंड, जो भी मैंने अभी मैं आपको इस लेक्चर में बताऊंगी ना, उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए हैं, ठीक है। तो लास्ट तक बने रहे, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है, कोई नुकसान नहीं है समझने में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये जो इमेज है ये सीधा NCERT से मैंने लगाया है। ये जो NCERT से इमेज लगाने के पीछे यही रीज़न है कि बहुत से डिजीज़ वगैरह जो एग्ज़ाम्स में पूछते हैं, बहुत से PCS एग्ज़ाम्स में, CDS में, ठीक है, SSC में, जो भी चीज़ें हैं वो कहीं और नहीं तो बल्कि सिर्फ और सिर्फ NCERT जो है हमारा सोर्स, उसी से पूछा जाता है। और यहाँ पे मैं आपको यही जो चार्ट दिखाने के, ये मैं लिख के भी आ सकती थी, बट यहाँ पे मैंने इसको इसलिए लगाया है ताकि आपको भी एक फील आए पढ़ने में कि हाँ NCERT सीरीज़ एक्चुअल में चल रहा है, ठीक है। तो अगर स्टार्ट करें तो देखिए यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ह्यूमन डिजीजेज है, ठीक है। कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब कौन इसको कॉज करता है, कौन इस बीमारी को करता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है कि ये बीमारी जो है ये कैसे फैलती है। और प्रिवेंटिव मेजर्स, तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो है वो हमारे लिए इतना एज पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये हमारे लिए ऑब्जेक्टिव आता है, डायरेक्ट 4 ऑप्शन रहते हैं, सीधा टिक मारना रहता है। तो मेनली जो भी आपका क्वेश्चन का पार्ट होगा ना वो इस वाले चीज़ों से होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम जो देखेंगे वो देखेंगे, पहला क्या है, ट्यूबरक्लोसिस। क्या है? ट्यूबरक्लोसिस। तो ट्यूबरक्लोसिस जो है वो एक बैक्टीरियल डिजीज़ है। कौन सा डिजीज़ है? बैक्टीरियल। याद रखना है, कैसे याद रखना है? ट्यूबर, बी आ रहा है, बर, तो बैक्टीरिया ऐसे करके, मतलब कुछ भी आप अपने हिसाब से, वैसे तो ये बहुत सिंपल सा चीज़ है, आप लोगों को पता ही होगा, लेकिन देन टू, ठीक है। अब देखिए ट्यूबरक्लोसिस किससे कॉज करता है? बैक्टीरिया से। और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन, मतलब जो फैलता है ये, तो ये वाया एयर, मतलब हवा के द्वारा ये चीज़ें फैलती है, ठीक है। मीसल्स, जो मीसल्स जो बीमारी है वो एक वायरल डिजीज़ है, मतलब वायरस इसको कॉज करता है, मतलब ये जो बीमारी है वायरस के वजह से ये बीमारी होती है। इसका भी जो फैलाने का जो इसका माध्यम है, वो माध्यम क्या है? एयर है। एयर के माध्यम से ये बीमारी मेनली फैलती है, ठीक है। चिकन पॉक्स हम सबको हुआ है, बचपन में 1 से 2 बार सबको चिकन पॉक्स हुआ है। हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं माता आगे, मतलब लोकली इस चीज़ों को ऐसे बोलते हैं, लेकिन इसका अगर चीज़ें देखें तो इसको हम साइंटिफिकली, या फिर जो इंग्लिश में हम बोलते हैं वो चिकन पॉक्स बोलते हैं। तो वो भी एक तरीके की एक वायरल डिजीज़ है। और उसका जो कॉन्टैक्ट होता है, मतलब जो उसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, मतलब जो ये फैलता है, तो ये एयर के थ्रू फैलता है या फिर कांटेक्ट के थ्रू, एक दूसरे के कांटेक्ट के थ्रू ये चीज़ें फैलती हैं। इसलिए अगर आपने देखा होगा कि चिकन पॉक्स वगैरह में जो है उस आदमी को, जो भी वो पेशेंट है जिसको ये हुआ रहता है, उसको एक उसका चीज़ें ही अलग कर दिया जाता है, खाना पीना, बेडशीट, ब्लैंकेट्स, एवरीथिंग, सब कुछ हम अलग कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि ये चीज़ें फैलती है वाया एयर, वाया कॉन्टैक्ट, ठीक है। नाउ पोलियो जो है वो भी एक वायरल डिजीज। तो हमने वायरल डिजीज अभी क्या क्या पढ़ा? मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो। बोलिए, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, मीजल्स, चिकन पॉक्स, पोलियो, ये सारी क्या है? तो एक वायरल डिजीज है, ठीक है। इन सब का जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर, मतलब एयर जो है वो कॉमन में है, राइट। और इसका या तो एयर या तो फिर वाटर के थ्रू भी होता है। तो जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, यहाँ पे मैं प्रिवेंटिव मेजर्स एक बार आपके लिए रीड आउट कर देती हूँ। कीप द पेशेंट इन कंप्लीट आइसोलेशन। कंप्लीट आइसोलेशन मतलब जो पेशेंट है उसको एकदम से बाकी जो मेंबर्स है उनसे अलग कर दीजिए, ठीक है। कीप द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ द पेशेंट अवे फ्रॉम दोज ऑफ द अदर्स, ठीक है। बोलने का ये मतलब है जो वो पेशेंट है उसकी जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, जो भी चीज़ें, उसकी ब्लैंकेट, उसकी बेडशीट्स, उसका ग्लास जिसमें वो पानी पीता है या पीती है, वॉटेवर पेशेंट, ठीक है, वो सारी चीज़ें उसकी अलग कर दीजिए रेस्ट ऑफ द फैमिली मेम्बर्स या रेस्ट ऑफ द मेम्बर्स से, ठीक है। और वैक्सीनेशन सूटेबल एज पे हमें दे देना चाहिए। तो इन सारी चीज़ों से क्या है, हम चीज़ें से बच सकते हैं। प्रिवेंटिव मतलब क्या है? एक कोट होता है ना कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंशन मतलब बचाव ज़्यादा अच्छा है क्योर करने से। इसको ठीक करने की बात करें तो उससे अच्छा है ना कि पहले हम उस चीज़ का प्रिकॉशन ले ले, पहले प्रिवेंट हो जाए उन चीज़ों से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए कॉलेरा, टाइफॉइड, ये कॉलेरा टाइफॉइड दोनों कैसे हैं? बैक्टीरियल डिजीज़ है। कैसे हैं? बैक्टीरियल डिजीज़, ठीक है। ये मैंने पिछले क्लास में इसका बताया था,
आप लोग बताओ, अगर पिछले क्लास आपने किया तो बताओ, इसका मैंने इसको बताया था कि इसको कैसे टेस्ट करते हैं, आप सभी को बताइए। विडाल टेस्ट के द्वारा किया जाता है, ठीक है। टेस्ट पता कैसे करते हैं कि टाइफाइड है या नहीं, तो वो विडाल टेस्ट करवाते हैं, ठीक है डॉक्टर्स। तो ये आपको ध्यान पे रखना है, ये टाइफाइड का जो टेस्ट है ये कितने बार ही, मतलब आप गिनती नहीं कर सकते, इतने बार इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, कि व्हाट इज द टेस्ट डन फॉर टाइफाइड, तो विडाल टेस्ट सीधा आंसर डालते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको बताया है। इनका जो फैलने का जो तरीका है, मतलब जो माध्यम है, वो वाटर या फिर फूड या फिर वाटर, ठीक है, मेनली पानी या फिर खाने के द्वारा कंटामिनेटेड, कोई चीज़ कंटामिनेटेड है, कोई खराब है, दूषित जो चीज़ें हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे पानी पीने की चीज़ें हों, उनके द्वारा ये चीज़ें फैलती है। इसका प्रिवेंटिव क्या, हम कैसे इससे बचाव कर सकते हैं, तो पर्सनल हाइजीन इसे हमें मेंटेन करना है, पर्सनल हाइजीन एंड गुड सैनिटरी हैबिट्स। तो पर्सनल हाइजीन का मतलब सिंपली समझिए कि डेली नहाना है, डेली नहा के कपड़े चेंज करना है, गारमेंट्स चेंज करना, दिस इज नथिंग बट अ पर्सनल हाइजीन चीज़ें, है ना। गुड सैनिटरी हैबिट्स मतलब ऐसा नहीं कि हाँ बस अभी हमने झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, उसी यहाँ से खाना खा रहे, तो नहीं। सैनिटरी हैबिट्स मतलब आप अपने को कैसे चीज़ें क्लीन रखते हैं, ठीक है, हमेशा क्लीन रखें, कहीं बाहर से आइए तो हाथ धोइए, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं, ये जिसकी वजह से आप जर्म से जो चीज़ें, ये जो फैलने के जो तरीके, इनसे आप कहीं ना कहीं दूर हो जाइएगा। कंज्यूम प्रॉपरली कुक्ड फूड एंड बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, और वैक्सीनेशन टाइम पे करवाइए। बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर, पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ठीक है, और जो भी खाना खाइए वो अच्छे से प्रॉपरली कुक्ड हो, हाफ कुक्ड खाना नहीं खाइए। अब जैसे कि दो चीज़ें इस पे मैंने ऐड ऑन की है, जैसे हेपेटाइटिस है, ये एक वायरल डिजीज़ है, इसका भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, तो वाटर है। मलेरिया, प्रोटोजोन, कितने बार ये क्वेश्चन पूछा, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये, ठीक है नाउ। और ये इसका जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, ये कौन है, मॉस्किटो एक्चुअली मस्किटो हमें काटता तो हमें लगता है कि अरे मस्किटो ने कर दिया, नहीं, मस्किटो को भी ये कहीं से मिला हुआ है, ये है प्लाज्मोडियम पैरासाइट होता है, उसके द्वारा इसको मिला गया, ठीक है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट है, उसके द्वारा इसको डिजीज मिली गई रहती है, और ये फिर हमें काटता है और फिर हमें ये चीज़ें आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, एक बैक्टीरियम है जिसका नाम है बैसिलस एंथ्रेकिस, और ये बैसिलस एंथ्रेकिस, आप सोचिए अरे बाप रे इतना हार्ड बता रही है, नहीं हार्ड नहीं बता रही, आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, चाहे तो जाके एनसीईआरटी पलट के आप चेक कर सकते हैं, ठीक है, वही चीज़ें मैंने लिखी, मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी आपको पढ़ाने की कोशिश यहाँ नहीं की है, क्यों, क्योंकि जितना ज़रूरत है उतना ही आप पढ़िए। चलिए, बैक्टीरिया है ये, बैसिलस मैंने पिछले बार बताया था, बैसिलस वर्ड जो होता है वो बताता है बैक्टीरिया के शेप को, हमेशा याद रखिएगा, जो बैसिलस वर्ड है, कॉकस वर्ड है, स्पाइरलम, स्पाइरा, ये सारे, फिब्रियो, ये सारी वर्ड्स जो है ना, ये बैक्टीरिया का शेप को बताता है। जैसे लैक्टोबैसिलस, जो दही में बैक्टीरिया होता है, तो बैसिलस मतलब बैक्टीरिया का शेप। अब ये बैसिलस एंथ्रेकिस है जो एंथ्रैक्स डिजीज करती है, और ये एंथ्रैक्स डिजीज दोनों में देखी जाती है, कैटल में भी या फिर ह्यूमंस में भी, जैसे गाय भैंस जो पालते हैं, ठीक है, इनमें भी देखा जाता है एंथ्रैक्स डिजीज, और ह्यूमंस में भी देखा जाता है। तो सीधा पूछेगा कि एंथ्रैक्स डिजीज जो है वो एक कौन सा डिजीज है, फंगल डिजीज है, वायरल डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, प्रोटोजोन डिजीज है, तो क्या कौन सा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है, ठीक है। नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं वो है फूट एंड माउथ डिजीज़। जो फूट एंड माउथ डिजीज़ है ये एक कैटल डिजीज़ है, ठीक है, और ये जो डिजीज़ है ये एक वायरस कॉज्ड डिजीज़ है, मतलब इसको वायरस, ये वायरल डिजीज़ है, वायरस की वजह से ये डिजीज़ होती है, ठीक है। अब देखिए, कुछ ऐसे डिजीज़ जो प्लांट्स में हो रहे हैं, ठीक है, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के वजह से ही हो रहा है, तो प्लांट से कुछ डिजीज़ेस के नाम है, ये भी आपके एनसीईआरटी में डला हुआ है, वही मैंने यहाँ लगाया है, ठीक है, और उसको मैं समझाने की आपको कोशिश कर रही हूँ। इस अगर क्वेश्चन आएंगे तो इन्हीं में से मेनली क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कहीं एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता है चीज़ें, और अगर चीज़ें जाएंगे ऑप्शन में भले चले जाएंगे, लेकिन अगर इतना ज़रूर देता है कि आप इसी नॉलेज से आप एलिमिनेशन टेक्निक यूज़ करके और चीज़ों को आप आंसर के तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, सिट्रस कैंकर एक क्या है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, कैसा डिजीज है, बैक्टीरियल डिजीज है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन अभी बताएं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब किसके द्वारा, किस माध्यम से ये फैलता है, तो ये हवा के माध्यम से फैलता है, ठीक है। रस्ट ऑफ व्हीट, व्हीट मतलब गेहूं, इस गेहूं में जो बीमारी रस्ट जो लग जाती है, जैसे लोहे पे रस्ट लगती है, वैसे ही इनमें जो डिजीज़ है उसका नाम है रस्ट ऑफ व्हीट। ये व्हीट प्लांट में होती है, गेहूं पे होती है, ये एक फंगल डिजीज़ है, ठीक है। और ये जो मेनली मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन है वो है एयर एंड सीड्स के द्वारा, ये जो है मोड ऑफ ट्रांसमिशन ये फैलता है। येलो वेन मोजाइक ऑफ भिंडी, जो भिंडी को दूसरा नाम जो है वो ओकरा भी बोलते हैं, ठीक है, ओकरा बोले कहीं लिखे या भिंडी लिखे, वो बात भिंडी का ही कर रहा है,
है, ठीक है। तो येलो वेन मोजाइक डिजीज़ जो है वो एक भिंडी की डिजीज़ है और ये एक वायरल डिजीज़ है। इसको जो फैलाने का काम करते हैं वो कैसे करते हैं, इंसेक्ट्स। मान लो कि कोई एक ऐसा प्लांट है जिसपे ये इन्फेक्शन हुआ रहता है, वायरल डिजीज़ हुआ रहता है, उस पर एक इंसेक्ट आके बैठा और ये इंसेक्ट उड़ के कोई दूसरे हेल्दी प्लांट पे चला गया, तो इस द्वारा ये फैल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ प्रिजर्वेशन के मेथड्स का मेनली बात करेंगे। प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि कुछ चीज़ों को हम स्टोर करते हैं, राइट। जैसे कि अचार बनाते हैं, चाहे कोई भी चीज़ें जो हम काफ़ी लंबे समय तक रखते हैं, तो उनमें हम कुछ चीज़ें मिलाते हैं, ठीक है। जैसे चटनी वगैरह हम लोग बनाते हैं, तो देखोगे आप चटनी, आंवला जब आता है सीजन में तो आंवला के मुरब्बे वगैरह बनते हैं। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये सब क्या है कि जब सस्ते हो मार्केट में तो क्या करते हैं मम्मी लोग, चीज़ें ला के बना के रख लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे अभी ठंड का टाइम है, गाजर मूली का सीज़न है, ये क्या करेंगे, गाजर मूली के अचार लगा लेंगे। तो जब सीज़न मतलब जब इनकी जो सप्लाई ज़्यादा होती है तो लोग क्या करते हैं, इनको स्टोर करके रखते हैं ताकि साल भर इनको खा सके। अगर नहीं भी मिले तो एटलीस्ट उसका जो सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है वो हमें साल भर मिले। और ये जो सबसे अच्छा मेथड है वो है मेनली पिकल्स वगैरह, अचार वगैरह के द्वारा हमें ये चीज़ हम सालों भर खा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ केमिकल मेथड्स है प्रिजर्वेशन का। प्रिजर्वेशन कैसे हम उसको रखते हैं, रखने के तरीका को, जैसे कि सॉल्ट्स एंड ईटेबल ऑयल्स आर द कॉमन केमिकल्स जनरली यूज्ड टू चेक द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अच्छा, यहाँ पे क्या बताना चाह रहा है कि कोई भी चीज़ में एक्चुअली कोई भी केमिकल है, ठीक है, नॉर्मल से केमिकल हो, उनमें भी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कैसा ग्रोथ है, कि ज़्यादा है कि कम है, उस चीज़ को जो चेक बैलेंस करता है वो सॉल्ट और एडिबल ऑयल्स करते हैं। मतलब ये कहीं ना कहीं इनको रोकने का काम करते हैं, ठीक है। एडिशन ऑफ सॉल्ट मतलब नमक और एसिड प्रिजर्वेटिव्स टू पिकल्स। एसिड प्रिजर्वेटिव में यहाँ पे क्या आएगा, विनेगर। क्या आएगा, विनेगर का दूसरा नाम अगर आपको पता हो तो इसको हम साथ ही साथ क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड। क्या बोलते हैं, एसिटिक एसिड, ठीक है। एडिशन ऑफ सॉल्ट या फिर एसिड प्रिजर्वेटिव, ऐसा एसिड जो प्रिजर्वेटिव के द्वारा मतलब कुछ रखने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए उसको यूज हो, वो विनेगर होता है। टू पिकल्स, तो अचारों में विनेगर भी डाला जाता है, नींबू भी आप डाल सकते हैं, लेकिन विनेगर से क्या होता है कि जो अचारों का जो लाइफ स्पैन है वो बढ़ जाता है, ठीक है। टू प्रिवेंट द अटैक ऑफ माइक्रोब्स, अगर ये सारी चीज़ें आप डाल दें तो क्या होता है कि जो भी माइक्रोब्स जो अटैक करते हैं वो अटैक नहीं कर सकते हैं, उनका जो ग्रोथ है वो वहाँ पे होगा ही नहीं। समझ में आई मेरी बात। तो ये सारे प्रिजर्वेटिव्स मेथड्स, तो कहीं पे अगर प्रिजर्वेटिव मेथड्स आपको ऑप्शन में पूछे, कहीं सॉल्ट लिखा रहेगा तो बिल्कुल वो चीज़ें हैं। सोचना अरे नमक कैसे करेगा, नहीं, बिल्कुल करेगा। अचारों में नमक नहीं डालता है। अगर आप देखो, अगर दाल भात बनाओ, चोखा खाओ, तो उसमें सिर्फ एक अगर आम का अचार मिल जाए तो वो क्या होता है, थोड़ा सा नॉर्मल खाने में भी वो एक तड़का लगा देता है। तो इस जस्ट बिकॉज कि उसके अंदर जो नमक है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, क्योंकि वो उसको हमें लंबे समय तक स्टोर करना है, ठीक है। अब कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कि सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये जो है ये भी एक कॉमन प्रिजर्वेटिव का यूज होता है। ये दोनों नाम आप लोग एकदम माला जप कर लीजिए और ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए। डायरेक्ट इससे क्वेश्चन आता है, मैं आगे बताऊंगी अभी आपको कि कहाँ क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ है और कहीं नहीं, ठीक है। तो ये मेनली सारे पीसीएस में क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। आपको इसको नाम याद होना चाहिए आपको। चलिए, कॉमन सॉल्ट हैज़ बीन यूज टू प्रिजर्व मीट एंड फिशेस, ठीक है। कॉमन सॉल्ट क्या होता है, कॉमन सॉल्ट NaCl, दैट इज सोडियम क्लोराइड। क्या होता है, सोडियम क्लोराइड। ये जो सोडियम क्लोराइड है ये मेनली प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है, जैसे मीट एंड फिशेस। तो जैसे कि अगर आपको पता हो कि हम मीट वगैरह जो अभी जेप्टो वगैरह पे क्या होता है, हम ऑर्डर करते हैं 5 मिनट में घर पे आता है, वो थोड़ी ना वहाँ पे काट के लेके आते हैं, नहीं, वो सारी चीज़ें प्रिजर्वेटिव डाल के उसको पैक करके रखते हैं और हमारे तक पहुँचाते हैं। तो वो जो प्रिजर्वेटिव है, मतलब जो उसको काफ़ी, उसकी जो शेल्फ लाइफ है, उसका जो लाइफ है, वो उसको काफ़ी लंबे समय तक ताज़ा फ्रेश रखने के लिए रखते हैं, उसमें हम मेनली कॉमन सॉल्ट को ऐड करते हैं, ठीक है। अब देखिए, फिशेस को मेनली क्या करते हैं, कवर्ड विथ ड्राई सॉल्ट टू चेक द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और इस जो भी फिशेस होती हैं उनको लंबे समय तक रखने के लिए ड्राई सॉल्ट से कवर किया जाता है ताकि वहाँ पे कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो। सॉल्ट इज ऑल्सो यूज टू प्रिजर्व आंवला, तो नमक आंवला को प्रिजर्व करने में भी यूज होता है। रॉ मैंगोस को और टैमरिंड मतलब इमली, इनको भी प्रिजर्व करने में भी यूज होता है, ठीक है। अब देखते हैं शुगर कैसे एज अ प्रिजर्वेटिव मेथड मतलब कैसे एज अ प्रिजर्वेशन यूज हो सकता है। जैसे कि
reduces moisture content which inhibits the growth of bacteria which spoils food। एक्चुअली अगर आपको ये लाइन लगी ना, ये सीधा मैंने एनसीईआरटी से उठा के लाइन डाला है, इसमें कुछ भी चेंजेस मैंने अपने से वोकैबुलरी नहीं चेंज किया, सीधा लाइन है वहीं उठा के डाला है, ठीक है। तो ये शुगर क्या करता है, आपका मॉइस्चर कंटेंट कम करता है। मॉइस्चर कंटेंट मतलब होता है नमी। क्या होता है, नमी। जो मॉइस्चर मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट होते हैं उनको, उनकी जो कंटेंट है, उनका जो मात्रा है उसको कम करता है। जैसे ही वो कम हुए तो बैक्टीरिया का ग्रोथ भी कम होने लगता है, ख़त्म हो जाता है धीरे धीरे। और जब इनका ग्रोथ कम होगा तो धीरे धीरे जो खाना सड़ने का जो उसका क्राइटेरिया है वही वहाँ पे बंद हो जाएगा और खाना हमारा खराब नहीं होगा, ठीक है। और यही बैक्टीरिया जो मेनली खाना खराब करता है, अगर इसी का रास्ता बंद कर दे तो क्या आगे सारा रास्ता बंद है ना, जो खराब होने का जो एक्चुअल मुद्दा है वो होगा ही नहीं, ठीक है। जैसे कि हम अपने जैम्स में, ठीक है, जो हम प्रिजर्वेटिव्स जैम्स वगैरह खाते हैं, जेलीज हो गया, स्क्वैशेस हो गया। अब स्क्वैश क्या है अगर आपको मैं बताऊं तो स्क्वैश एक्चुअली क्या होता है कि जैसे ऑरेंज स्क्वैश होता है, आप मार्केट में जाओगे ना आपको मिल जाएगा। इसका क्या होता है, एक ढक्कन आप बॉटल में से स्क्वैश लो और बाकी सिर्फ आपको पूरा पानी मिलाना रहता है, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, कंसंट्रेट ऑरेंज के प्यूरे को, मतलब उसके रस को मार्केट में प्रिजर्वेटिव डाल के बेचते हैं। आप खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। तो ये ऑरेंज स्क्वैश मतलब ये इसीलिए बनाया जाता है ताकि आप लंबे समय तक, अगर मार्केट में ऑरेंज बहुत महंगा है या नहीं मिल रहा है तब भी आप इन स्क्वैशेस के द्वारा आप चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इनटेक कर सकते हैं, ठीक है। और इन सारी चीज़ों का जो प्रिजर्वेटिव काम आता है वो कौन आता है, तो शुगर आता है, ठीक है। अब देखिए ऑयल एंड विनेगर। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स बिकॉज बैक्टीरिया कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट, ठीक है। तो ऑयल का यूज़ करते हैं, सरसों का तेल डलता है देखिए अचार में, आम के अचार में, मिर्ची का अचार में, ठीक है। मज़ा आ जाता है, सुन बोल के ही मज़ा आता है, खाने के बाद तो अलग ही मज़ा है, ठीक है। अब देखिए कि कैन नॉट लिव इन सच एनवायरमेंट बोलने का ये मतलब है कि जब जैसे ही इन दोनों का एडिशन होता है, जैसे ही इन दोनों का अगर एडिशन होगा तो क्या होता है कि जो बैक्टीरिया का ग्रोथ है वो वहीं रुक जाता है। और जब बैक्टीरिया का ग्रोथ रुकेगा तो चीज़ें खराब होने से ऑटोमेटिकली बच जाएंगी। तो इन चीज़ों में इन सारे ऑयल एंड विनेगर का हम यूज़ करते हैं, चाहे वेजिटेबल्स का स्टोरेज हो, चाहे फ्रूट्स का स्टोरेज हो, चाहे फिश का स्टोरेज हो, चाहे मीट का स्टोरेज हो, ठीक है। बॉइलिंग एंड लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट्स मतलब रोकना, कुछ नहीं है इसका मतलब रोकना, ठीक है ना। नाउ बॉइलिंग एंड लो टेम्परेचर इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो, बोलने का मतलब अगर आप बॉइलिंग कर रहे हैं, ठीक है, और लो टेम्परेचर रखें, तो फ्रिज में क्या होता है, टेम्परेचर लो होता है, बॉइलिंग में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है। अगर कोई चीज़ को आप, या तो आप दूध को बहुत ज़्यादा अच्छे से गर्म करके रख लीजिए, ठीक है, तब भी खराब नहीं होगा, या फिर आप सीधा उसको फ्रिज में रख लीजिए तब भी खराब नहीं होगा। मतलब क्या है, ग्रोथ ऑफ माइक्रो वहाँ पे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चीज़ें ऑटोमेटिकली वहाँ पे प्रिजर्व हो जाएंगी। अब देखिए एक प्रिजर्व, जो भी हम इतना चीज़ पढ़े हैं तो एक वर्ड हम देख लेते हैं, वो है पास्चराइजेशन। पास्चराइजेशन होता क्या है, जब भी जो आपको मार्केट में दूध मिलता है तो उस पर अगर कभी पैकेट को अच्छे से पढ़िएगा ना तो वहाँ पे लिखा होगा पास्चराइज्ड मिल्क करके। तो पास्चराइज्ड मिल्क मतलब क्या होता है, वो ऑलरेडी वो लोग क्या करते हैं, बॉयल करके चीज़ें देते हैं, ठीक है। When milk is heated to about 70 डिग्री सेल्सियस for 15 to 30 seconds and then suddenly chilled and stored, क्या करते हैं, दूध को 70 डिग्री सेल्सियस तक खूब बॉईल करते, कब तक, 15 से 30 सेकंड तक, और तुरंत उसको चिल कर देते, तुरंत उसको ठंडा करके उसको स्टोर कर देते हैं। जिससे क्या हो जाएगा, ये जो सडन टेम्परेचर का जो फ्लक्चुएशन हुआ है, ठीक है, जो बदलाव हुआ तुरंत सडन टेम्परेचर का, इसके वजह से क्या होता है कि जो माइक्रोब्स का जो ग्रोथ है वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, वहाँ पे नहीं होता है, रुक जाता है, ठीक है। इनके जो पापा थे, मतलब फादर ऑफ पास्चराइजेशन, वो कौन थे, लुइस पास्चर। कौन थे, लुइस पास्चर। ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, ये क्वेश्चन पूछता है क्योंकि मेनली पीसीएस वगैरह एग्जाम में फादर को लेके, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर ऑफ जूलॉजी, ये सारी चीज़ें बहुत पूछती है। तो फादर ऑफ पास्चराइजेशन भी मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं पूछा गया है, तो ये आप याद रखिएगा, लुइस पास्चर को फादर ऑफ पास्चराइजेशन बोलते हैं, ठीक है। पास्चराइज मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग एज इट इज फ्री फ्रॉम हार्मफुल माइक्रोब्स। एक्चुअली उन्होंने बॉयल ऑलरेडी कर दिया, उनमें से जितने माइक्रोब्स उन्होंने ऑलरेडी मार दिया है, ठीक है। और इसीलिए पास्चराइज मिल्क आप विदाउट बॉइलिंग भी कंज्यूम कर सकते हैं, उसमें कोई हानि नहीं होगी, ठीक है। अब जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, हमेशा इवन कि यूपीएससी में क्वेश्चन 2022 की 23 में, जहाँ तक मेरा नॉलेज बता रही, मेरा याददाश्त बता रहा है, वो 22 और 23 में क्वेश्चन पूछा था इसी नाइट्रोजन फिक्सेशन पे ही, ठीक है। तो आज हम देखेंगे नाइट्रोजन फिक्सेशन।
एकदम एलैबोरेटली मैं आपको चीज़ें एक एक चीज़ें बताऊंगी। उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट डिटेल मैं आपसे शेयर कर दूं कि हमारा बैच चल रहा है 7 फरवरी से, परिश्रम बैच, जो प्री और मेंस दोनों का चल रहा है। ठीक है, प्री और मेंस दोनों का चल रहा है। और अभी एक्चुअल में जो फ़ी है वो 6500 है, लेकिन हमने ऑफ करके उसको 4875 में दिया है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड एडिशन कुछ ही टाइम के लिए है। बाद में ये जो फ़ी है वो हमारा 6500 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए 4875, इसमें हम प्री और मेंस दोनों पढ़ा रहे हैं। तो अगर आपको साइंस और अच्छे से पढ़ना है, प्री और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, तो आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं हमसे। नंबर दिया हुआ है, कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट करिएगा तो भी हम चीज़ें क्वेरी सॉल्व कर सकते हैं। ऐप का लिंक, ठीक है, कोर्स का लिंक और टेलीग्राम का लिंक, ये सारी चीज़ें मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। प्लीज़ वहाँ पे सर्च आउट कीजिए, वहाँ तक जाइए, पूछिए, लेना नहीं लेना ये अप टू आपके ऊपर, इट्स टोटली अप टू यू। लेकिन पूछने और जानने में कोई चीज़ें ख़राब नहीं होती है ना। लेकिन आप जानिए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे प्री और मेंस बहुत हॉलिस्टिकली एकदम पूरा कंप्लीट क्रिस्टल क्लियर जो बोलते हैं ना, वो एक एक चीज़, जिसको साइंस में दिक्कत है, जिसको पॉलिटी में दिक्कत है, जिसको हिस्ट्री में दिक्कत है, ऐसा होगा ही नहीं कि आपको दिक्कत, मतलब हमारा सुनने के बाद भी आप कहिए कि हमें दिक्कत है, बिल्कुल भी नहीं। अगर साइंस आप यहाँ पे इतना अच्छा पढ़ सकते तो सोचिए कोर्स बैच में आप कितना अच्छा पढ़िएगा। ठीक है, चलिए नाइट्रोजन फिक्सेशन पे हम बात करते हैं, राइट। हाँ, तो ये जो नाइट्रोजन फिक्सेशन है ये है क्या, नाइट्रोजन फिक्सेशन होता क्या है, वो सिंपली मैं बताती हूँ। देखिए पूरा मैं यहाँ पे आपको अभी डायग्राम के थ्रू बताऊँगी। वेट, यहाँ पे देखिए, टेंशन मत लीजिए, अभी बताती हूँ, एक थोड़ा ओवरव्यू दे देती हूँ अभी, है ना। देखिए नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है ना, कि नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या होता है कि जो भी एयर में जो भी नाइट्रोजन है, ठीक है, उसको प्लांट को भी चाहिए, ये सारी चीज़ें प्लांट को भी चाहिए ना, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन ना, ये प्लांट डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। ठीक है, ध्यान से सुनना, ये डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता है। ये इस नाइट्रोजन को क्या करता है, एक्चुअली सॉइल में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोबियम। और ये राइजोबियम क्या करता है, एक सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। अब सिम्बायोटिक मतलब क्या होता है, भाई बहन भी हो सकता है, ये नहीं मतलब मेरा बोलने का मतलब है, मतलब साथ साथ सिम्बायोटिक रिलेशन में रहता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है कि ये राइजोबियम इस सॉइल के साथ रहता है। राइजोबियम बोलता है कि ठीक है, तुम मुझे खाना दो, नहीं तुम मुझे शेल्टर दो और मैं तुम्हें नाइट्रोजन फिक्स करके दे दूंगा। राइजोबियम बैक्टीरिया ये बोलता है, तो सॉइल बोलता है ठीक है, मैं तो डायरेक्टली यूज़ नहीं कर सकता हूँ नाइट्रोजन, कोई बात नहीं, तू फिक्स करके दे दे और मैं तेरे को शेल्टर रहने के लिए दे दूंगा। तो इन दोनों का अपना एक डील चलता रहता है। तो इस वजह से क्या होता है कि ये जो राइजोबियम है ना, ये यहीं पे रहता है। अब क्या होता है, ये राइजोबियम ये क्या करता है, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। फिक्स मतलब क्या होता है, व्हाट इज फिक्स मतलब क्या होता है कि डायरेक्ट ये जो नाइट्रोजन है ये प्लांट के लिए कोई यूजलेस है, कितना भी मात्रा में हो एयर में, कोई यूजलेस है जब तक उसको अपने अवेलेबल फॉर्म में नहीं मिले। अपने अवेलेबल फॉर्म मतलब जिस फॉर्म में वो यूज़ कर सकता है, वो मतलब कौन, प्लांट। ठीक है, तो ये बैक्टीरिया का यही काम है कि इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अवेलेबल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, जिसको प्लांट जो है फिर डायरेक्टली यूज़ कर लेता है। और इसी पे यही पूरा जो है, इसी का जो फिक्सेशन है वो इतना बड़ा गोला में मैंने बताया है, वो बताऊंगी अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते क्या है। तो राइजोबियम देखिए यहाँ पे क्या है, राइजोबियम इन्वॉल्व्स इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन इन लेग्यूमिनस प्लांट। लेग्यूमिनस प्लांट्स वो होते हैं जिनके रूट्स में अगर आपको पता हो तो ऐसे गांठें होती है, नोड्यूल्स कहते हैं इसको। ठीक है, ये जो नोड्यूल्स होती हैं इनके पास एक खास कैरेक्टर क्या होता है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, जो बाहर एटमॉस्फेयर में, जो बाहर वायु में जो भी नाइट्रोजन है उसको क्या करता है, फिक्स कर लेता है। जब ये प्लांट्स के रूट नाइट्रोजन फिक्स कर लेंगे, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्स कर लेंगे, तो जो हम खाद में यूरिया डालते हैं, यूरिया का सोर्स क्या होता है, नाइट्रोजन का ही होता है। तो फिर यूरिया हमें कम डालना पड़ेगा, तो पौधों में फर्टिलाइजर कम जाएगा, तो पौधे क्या हो जाएंगे, कहीं ना कहीं ऑर्गेनिक मतलब पूरी ऑर्गेनिक तो नहीं होगा, लेकिन ये होगा कि फर्टिलाइजर का मात्रा कम डालेगा तो चीज़ें अच्छी आएंगी, है ना, न्यूट्रिटिव वैल्यूज का नहीं ज़्यादा मरेगा। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि यही जो है ना, ये मेनली जो ये नोड्यूल्स है ना, ये लेग्यूमिनस प्लांट में ही मिलते हैं। इसीलिए अगर आप देखा जाए तो जो खेती जो लोग कहते हैं ना, और जो लोग जो एग्रीकल्चरिस्ट होते हैं ना, वो ये सलाह भी देते हैं कि कभी भी सीरियल क्रॉप्स, सीरियल मतलब जो जैसे कि पैडी हो गया, मतलब धान हो गया, गेहूँ हो गया, इनके हमेशा बाद आप कोई दाल उगाओ, पल्सेस उगाओ, ठीक है। और पल्सेस के बाद फिर से आप जब सीरियल उगाओगे ना, तो इस सीरियल में जो जो जैसे अनाज जो भी उगाओ, जैसे कि धान अगर जब भी उगाओगे तो उसमें आपको नाइट्रोजन का मात्रा कम डालना पड़ेगा, क्योंकि ये पल्स के जो क्रॉप थे ना, उसके रूट्स में जो नोड्यूल्स थे उन्होंने पहले ही नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर दिया है, तो यूरिया का मात्रा कम डालना पड़ेगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। देखो कोई भी चीज़ है ना, ऐसे समझ रीज़न समझ में आ जाएगा ना, तो याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली आपको याद रहेगा, ठीक है। लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, ठीक है। जैसे कि बीन्स हो गया, पी हो गया, मतलब मटर, अभी बहुत सस्ते हैं, है ना। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में ये कौन, इन राइजोबियम इन प्लांट्स के साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रहता है, ठीक है। मतलब एकदम भाईचारा वाला रिलेशनशिप में रहता है। और राइजोबियम क्या करता है, इनके लिए एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स कर देता है, ये इनको शेल्टर दे देते हैं। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन कैन नॉट बी टेकन डायरेक्टली बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स, तो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन डायरेक्टली जो है वो ले नहीं सकते हैं, और इसीलिए यहाँ पे राइजोबियम का रोल प्ले होता है। जैसे कि कुछ ऐसे बैक्टीरियाज है, जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी, BGA बोलो या फिर इसको साइनोबैक्टीरिया बोलो, बोथ आर सेम, ठीक है। प्रेजेंट इन द सॉइल में प्रेजेंट है, फिक्स नाइट्रोजन को फिक्स करता है, कहाँ से, एटमॉस्फेयर पे, और उसको कन्वर्ट करता है, नाइट्रोजन को उसको कन्वर्ट करते हैं कैसे, अवेलेबल फॉर्म में। और वो जो अवेलेबल फॉर्म होगा नाइट्रोजन का हो जाएगा ना भैया, कार्बन का थोड़ी ना हो जाएगा, नाइट्रोजन का चीज़ है, नाइट्रोजन में बदल जाएगा, लेकिन कोई दूसरा फॉर्म हो जाएगा उसका, समझ में आया, ठीक है। अब जैसे मान लो कि आम का अचार लगाना है, तो आम जो मार्केट से खरीद के और अचार होने के बाद मान लिए कि कच्चा आम से हम अचार बना लिए, लेकिन वो अचार है क्या, आमे ना है, इमली ने ना बन गया भाई, वही वाला बात है, समझे। कि जो ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है वो हमारा N2 है, ठीक है। लेकिन जो उसको प्लांट यूज करेगा उसको अवेलेबल फॉर्म में कर देता है, लेकिन वो कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन ही होता है। अब आगे बताती हूँ, रुक जाओ अभी आगे बताती हूँ। नाइट्रोजन गेट फिक्स्ड थ्रू द एक्शन ऑफ लाइटनिंग, तो जब भी बिजली कड़कती है ना, उस बिजली कड़कने की वजह से भी कुछ नाइट्रोजन जो है वो सॉइल में फिक्स होता है। तो अगर आपको ऑप्शन में अगर ये कहीं दे दे कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आल्सो अकर्स थ्रू लाइटनिंग, तो हाँ ये सही बात है, इसको गलत नहीं समझना, ठीक है। नाइट्रोजन इज वन ऑफ द एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म एज पार्ट ऑफ प्रोटीन, क्लोरोफिल, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स। तो नाइट्रोजन एक बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट काइंड ऑफ किसके लिए है, मेनली प्लांट्स के, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, है ना। तो जैसे प्रोटीन का सिंथेसिस, प्रोटीन को बनाना है, क्लोरोफिल में न्यूक्लिक एसिड को, इन सारी चीज़ों को क्या है, नाइट्रोजन का सोर्स चाहिए अपनी फंक्शनिंग करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये गोला समझ गए ना, सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, यहाँ पे देखिए ये जो चीज़ें हैं ना, ये सॉइल के नीचे वाली चीज़ है, ये सॉइल के ऊपर मतलब ये आसमान, मतलब ये पूरा एटमॉस्फेयर वाला चीज़ें हैं, ठीक है। और ये पूरा जो है, ये एरिया जो स्क्रॉलर घूम रहा है ना, ये पूरा एरिया जो है ना, ये पूरा जो है आपका वो सॉइल वाला एरिया है, मतलब नीचे ज़मीन के नीचे वाली एरिया है, ठीक है। अगर आप देखें यहाँ पे क्या हो रहा है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का क्या है, हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करा रहे हैं। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, ये मैंने एक घास बनाने की कोशिश की है, लेकिन अच्छी बन गई है ना। ये जो घास में मतलब यहाँ पे क्या है, इसमें रूट्स होंगे, इधर क्या होंगे, बैक्टीरिया होंगे, और यही नाइट्रोजन फिक्स करेंगे। और ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया क्या है, राइजोबियम है, ठीक है। ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे और ये क्या करेंगे, इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किस में कन्वर्ट करेंगे, NH3 में। याद रखें, नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया किस में कन्वर्ट होता है, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, N2 से NH3, किस में होता है, N2 से NH3, ठीक है, मतलब एमोनिया। अब देखिए इस एमोनिया से NH3 से NO2 माइनस और NO3 में जाना, इसी को बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। तो नाइट्रिफिकेशन क्या होता है कि NH3 से NO2 जाना, चाहे NO3 जाना, ये सारी चीज़ें क्या है, नाइट्रिफिकेशन में ही आ जाती हैं। तो जो ऐसा ऑर्गेनिज्म जो NH3 एमोनिया से नाइट्राइट, NO2 माइनस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्राइट, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रेट, ठीक है। तो नाइट्राइट, नाइट्रेट, तो ये अगर एमोनिया से नाइट्राइट,
ठीक है, आया तो उसको जो काम उस वो जो मतलब फिक्सेशन उसको जो बदलाता है, मतलब अमोनिया से जो कन्वर्ट करता है नाइट्राइट में, वो करता है नाइट्रोसोमोनास। कौन क्या करता है? नाइट्रोसोमोनास। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रिफिकेशन। इसको भी नाइट्रिफिकेशन ही बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है, इसको भी नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, तो या तो NH3 से NO2 बोलो तब भी नाइट्रिफिकेशन, NO2 से NO3 जाए तब भी नाइट्रिफिकेशन, लेकिन NH3 से NO2 मतलब अमोनिया से नाइट्राइट जाएगा तो नाइट्रोसोमोनास, और नाइट्राइट से नाइट्रेट जाएगा तो कौन करवाता है वो बैक्टीरिया? नाइट्रोबैक्टर। नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमोनास नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, दोनों को नाइट्रिफिकेशन बोलते हैं। अब ये जो नाइट्रेट बन गया, अब कहाँ से बना? नाइट्राइट से बना, तो नाइट्राइट से चेंज होके नाइट्रेट बना। ये नाइट्रेट क्या करेंगे वापस, क्या है, हमें वापस से जो नाइट्रेट क्या है ना, यही प्लांट भी यूज़ करती है। तो प्लांट जो फॉर्म में नाइट्रोजन वो यूज़ करती है, वो किस फॉर्म में यूज़ करती है? तो नाइट्रेट फॉर्म में यूज़ करती है। ठीक है, और इस नाइट्रेट को वापस से एटमॉस्फेयर में वापस भेजने के लिए एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो है यहाँ पे रोल प्ले करता है, और इस नाइट्रेट को वो क्या करता है? इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में वापस रिलीज कर देते हैं। और मेनली जो यहाँ पे होता है वो एक बैक्टीरिया का नाम है सूडोमोनास। क्या नाम है? सूडोमोनास। ठीक है, अब देखिए कुछ प्लांट्स हैं, ठीक है, कुछ यहाँ पे ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म भी होंगे जो बेचारे मर जाते हैं, ये प्लांट सड़ जाती है तो ये डिकम्पोज होगी। जब ही चीज़ें डिकम्पोज होती हैं, ठीक है, तो वो अमोनिया रिलीज करती है। क्या वो रिलीज करती है? अमोनिया। तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। और यही अमोनिया NH4 बोलो NH3 बोलो, ये दोनों अमोनिया का ही फॉर्म है। ठीक है, ये NH3 अब ये जो NH4 है, मतलब ये जो अमोनिया है, ये वापस से किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्राइट के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर ये नाइट्राइट किस में कन्वर्ट हो जाता है? नाइट्रेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। फिर ये साइकिल चलता रहता है। ठीक है, तो क्या साइकिल है? फिर से एक बार देखते हैं। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है राइजोबियम की वजह से, फिर ये NH3 नाइट्रेट ये क्या करता है बैक्टीरिया? ये अमोनिया को नाइट्राइट में करता है, नाइट्राइट नाइट्रेट में होता है, नाइट्रेट वापस एटमॉस्फेयर में निकल जाता है, और इसको प्लांट भी यूज करते हैं। तो प्लांट किस फॉर्म में नाइट्रोजन यूज करते हैं? तो नाइट्रेट के फॉर्म में यूज करते हैं। और जो इनको वापस एयर में वापस से इनको छुड़ाने का जो काम करता है, नाइट्रेट जो वापस एटमॉस्फेयर में जाता है, उनको कौन करवाता है? तो वो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया है जो ये काम करवाता है। अमोनिया क्या करता है? किस में जाके फिक्स होता है? तो नाइट्राइट के फॉर्म में जाके वापस फिक्स हो जाता है। अब देखिए जो मैंने ऊपर पढ़ाया है वही मैंने यहाँ लिखा है। नाइट्रोजन फिक्सेशन इनिशियल स्टेप है, हाँ सही बात है भाई, इनिशियल स्टेप है ना। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किस में कन्वर्ट हो रहा है? NH3 में। यहाँ देखो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NH3, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन NH3। ठीक है, नाइट्रिफिकेशन या तो अमोनिया NO2 नाइट्राइट में कन्वर्ट हो, या नाइट्राइट नाइट्रेट में कन्वर्ट हो, ये दोनों नाइट्रिफिकेशन है। तो यहाँ क्या कौन सा यहाँ पे कौन सा बैक्टीरिया यूज होता है? नाइट्रोसोमोनास अभी तक याद हो गया होना चाहिए आप लोग को। नाइट्रोबैक्टर। ठीक है, अब देखिए डीनाइट्रिफिकेशन क्या होता है? डीनाइट्रिफिकेशन में होता है प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स नाइट्रेट इन द सॉइल एंड वाटर इनटू द नाइट्रोजन गैस, और इसमें मेनली सूडोमोनास यूज होता है। मतलब वही है कि जो हमारा ये नाइट्रेट फॉर्म है, ये चीज़ें, ये नाइट्रेट फॉर्म को वापस से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में जो कन्वर्ट करवाते हैं वो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करवाते हैं। इसका एग्जाम्पल सूडोमोनास है। तो चलिए आप कुछ क्वेश्चन आज जितना पढ़ा है ना, ये मैंने पिछले क्लास में आपको इसके बारे में बताया था, फर्मेंटेशन के बारे में, ठीक है, और उसी से मैंने रिलेटेड आज लिया है। तो फिर इसलिए मैं कह रही हूँ कि पिछले लेक्चर भी जाके सुनिए, तभी आपको कनेक्टिविटी समझ में आएगी। अब जैसे मान लीजिए आज मैंने कुछ करवाया, इससे रिलेटेड मुझे कुछ क्वेश्चन मिले तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको करवा दूंगी, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखिए माइक्रोब कॉमनली यूज फॉर अल्कोहल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन में मैंने बताया था क्या यूज होता है? ईस्ट। ठीक है, अब देखिए नाइट्रोजन इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, मैंने क्या बोला ये, अच्छा ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नाइट्रोजन जो है वो इज टेकन बाय प्लांट इन द फॉर्म ऑफ, इज इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में नाइट्रोजन प्लांट यूज करता है? किस फॉर्म में नाइट्रोजन जो है वो प्लांट यूज करता है? तो प्लांट किस फॉर्म में करता अभी बताया, ये प्लांट है, किस फॉर्म में करता है? नाइट्रेट के फॉर्म में करता है। तो मारिए नाइट्रेट, सही हो गया आंसर। द प्लांट रिसीव नाइट्रोजन इन द फॉर्म ऑफ, फिर से नाइट्रेट, देखिए क्वेश्चन पूछा हुआ है तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, राइजोबियम इज ए काइंड ऑफ, SSC स्टैटिक पोर्शन है ना, कहीं भी आ सकता है। राइजोबियम इज ए काइंड ऑफ क्या है? भाई भाई वाला बैक्टीरिया है, तो राइजो सिम्बायोटिक बैक्टीरिया है। ठीक है, कुछ क्वेश्चन है ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए मैंने निकाला। ये कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट्स टू नाइट्रोजन मतलब क्या है? याद है नीचे यहाँ गोला में यहाँ NO3 था,
है ना। और यहाँ पे ये घास के ऊपर जाके यहाँ पे मैंने N2 लिखा था, तो इसमें जो कन्वर्ट करता है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डीनाइट्रिफिकेशन ना, यहाँ पे लिखा था डीनाइट्रिफिकेशन। ठीक है, देखो दिखा देती हूँ, रुकिए 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 रुकिए, देखिए नाइट्रेट है, नाइट्रोजन में जाना है, कन्वर्ट करवाता है, तो डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया करवाता है, तो प्रोसेस कॉल्ड एज डीनाइट्रिफिकेशन। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स बताया था, एक होता है NH3 से NO2 माइनस जाना, मतलब नाइट्राइट जाना, ठीक है, नाइट्राइट जाना। तो ये कौन करवाता है, ये करवाता है नाइट्रोजोमानास। कौन करवाता है, नाइट्रोजोमानास। एक होता है NO2 माइनस से नाइट्राइट से नाइट्रेट, आइट 8, ठीक है, ये है नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट में जाना, ये कौन करवाता है, ये करवाता है नाइट्रोबैक्टर। कौन करवाता है, नाइट्रोबैक्टर। कन्वर्जन ऑफ नाइट्राइट्स टू नाइट्रेट्स कौन करवाता है, तो नाइट्राइट कहाँ है भाई, ये रहा नाइट्राइट, ये कौन है, नाइट्रेट। तो नाइट्राइट मतलब NO2 माइनस से NO3 माइनस पे जाना है, तो कहाँ जाएंगे, नाइट्रोबैक्टर पे टिक मारेंगे, ठीक है। बताया था विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस यूज्ड इन द प्रिजर्वेटिव ऑफ फूड स्टफ, बताओ कौन सा है, पूरा ऑप्शन पढ़ो। सिट्रिक एसिड, यहाँ अगर सिट्रिक एसिड की जगह एसिटिक, ये सिट्रिक एसिड गलत है, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम बेंजोएट एंड सोडियम क्लोराइड, कौन सा आंसर होगा बताओ। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला था कि इसको याद कर लो, कितने बार ही पूछा गया है, ठीक है। तो आंसर जो है वो है आपका सोडियम बेंजोएट। अगर यही सोडियम बेंजोएट इसका आंसर, अगर यहाँ पे सिट्रिक एसिड ना देखे, अगर वो रहता ना क्या बोलते एसिटिक एसिड, तो वो सही होता, क्योंकि एसिटिक एसिड इज नथिंग बट विनेगर, ठीक है, लेकिन नहीं है इसीलिए। और अगर ऐसा रहता ना तो दोनों, तो ऑप्शन 1 और 2, 1 और 3 ऐसा रहता। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। ये हमारी NCERT की सीरीज़ चलेगी, लेकिन एट लास्ट भी मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि अगर आप 71st की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे अंडरस्टैंडिंग से, ऐसा नहीं कि आपने पढ़ा लेकिन आपके पास भूल जा रहे हैं आप चीज़ें, तो यकीन मानिए कि अब नाइट्रोजन फिक्सेशन जो मैंने आपको पढ़ाया ना, आप इसमें से कुछ नहीं, कोई आंसर आपका नहीं जाएगा, सीधा बनेगा, बना के देख लेना, ठीक है। तो अगर अच्छा से अगर आपको पढ़ना है, तैयारी करना है, तो हमारा कोर्स ज्वाइन चालू हो गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस, जो भी है बातें करके देख लिया जाएगा करना है कि नहीं करना है, लेकिन एटलीस्ट एक बार रीच कीजिए हम तक, है ना। चलो मिलते हैं तब तक नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़िए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए, और जब पढ़ लेते हैं जैसे लेक्चर सुनते तो उसके तुरंत बाद ही एक बार जो भी लिखा हुआ एक बार फिर से खुद से ही, हाँ हाँ ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसा बोला था, ऐसे ऐसे करके रिवाइज कर लीजिए। उस टाइम पे जितना ज़्यादा उस टाइम पे याद होगा ना, फिर बाद में आप रिविजन करोगे तो उतना रिटेनिंग पावर नहीं होता दिमाग का, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के लिए, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।